माँ बनना एक औरत के जीवन का बहुत खूबसूरत तोहफा होता है। बच्चे की किलकारी घर में गूंजते ही लोग चहक उठते हैं, घर महक उठता है। लेकिन कई बार कुछ दिक्कतों के कारण कुछ दंपति इस सुख और सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं कि वो माता पिता बन पाएं। ऐसे में उनके लिए आईवीएफ टेक्निक किसी वरदान से कम नहीं है। इस विषय पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा सिंह। नमस्ते मैम। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम बातचीत करते हैं इससे पहले टॉपिक पे आए, इसके पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा सिंह हूँ। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड एज अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी पे। मैं पिछले 7 से 8 साल से इस निसंतानता के क्षेत्र में निसंतान दंपतियों को इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई जो है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से की। उसके बाद अपना एमएस की डिग्री जो है गायनेकोलॉजी में ऑब्स एंड गायनी में मैंने एमएलएन मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से किया। उसके बाद फिर जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी और उस टाइम पे मेरे खुद के परिवार में मेरे बहुत सारे रिलेटिव थे जो कि निसंतान थे और मैं देखती थी कि वो इधर उधर भाग रहे हैं। कभी कोई कह दे रहा है कि मंदिर जाओ तो वो इस मंदिर में चले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि ये इनके पास जाओ, कोई बाबा जी हैं तो उनसे ले लो कुछ जड़ी बूटी, तो उनके पास जा रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं छूटता है जो निसंतान इलाज के लिए जाते नहीं हैं। तो मैंने ये अपने उस अनुभव से भी देखा और जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी उसमें बहुत सारे निसंतान कपल आते थे ओपीडी में। तो मैंने डिसाइड किया था उस समय कि मैं अपने इस पढ़ाई के साथ मैं इस फील्ड में ही आगे अपना करियर बनाऊंगी। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी फेलोशिप की इनफर्टिलिटी में और आईवीएफ में उदयपुर से। अच्छा। और बहुत सारी मैंने ट्रेनिंग भी ली। मैं अमेरिकन जो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो में, वहाँ से भी मैंने 3 महीने की डिग्री ली थी। उसके बाद से मैं पिछले 6 साल से आईवीएफ एज आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत बढ़िया मैम। मैम, क्या कारण है कि बांझपन की जो समस्या है वो बढ़ रही है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आज दुनिया में 15 से 20 मिलियन निसंतान जोड़े हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हर 6 में से 1 कपल जो है उसको निसंतानता की दिक्कत हो रही है ना। और ये क्यों है? क्योंकि अभी जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर हो चुका है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, हम ठीक से खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह से जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो प्रेगनेंसी लगाने के लिए एग और स्पर्म का जो क्वालिटी है वो ड्रेस्टिकली फॉल कर रहा है। मैम, क्या शादी की जो एज है वो आज का यूथ जो है वो करियर पे फोकस कर रहा है, लेट शादी कर रहा है, ये भी एक कारण है? ये अभी महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण वजह बन गई है। क्योंकि जो नॉर्मल महिला में क्या होता है कि 20 से 30 साल उसका गोल्डन पीरियड होता है। उस समय जो उसके एग्स निकलते हैं वो उस सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी लगाने के लिए अच्छे होते हैं। और अब शादी डिले हो रही है, और शादी डिले अगर हो भी रही है तो लोग प्रेगनेंसी प्लान डिले मतलब लेट कर रहे हैं। हाँ, करियर पे फोकस ज़्यादा है, पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा है। उसकी वजह से जो है उस एज में शादी हो रही है जब ऑलरेडी महिला के एग्स की क्वालिटी कम होने जा रही है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। मैम, जब आपके पास लोग पहुंचते हैं, बहुत आसानी से नहीं पहुंचते होंगे, जहाँ तक मेरी सोच है, कि कितने दिनों के बाद पहुंचते हैं शादी के? देखिए, अभी तो ऑन एन एवरेज जो कपल हैं, जो एजुकेटेड कपल हैं, जिनको चीज़ें पता हैं, जो इंटरनेट से चीज़ें देख सकते हैं, उनको पता है कि कोई भी निसंतान जोड़ा जिसको शादी को 1 साल हो गए हैं और वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास इंडिया में जागरूकता उतनी नहीं है, एक एवरेज अभी शादी के 8 साल, 10 साल, 12 साल बाद लोग जो है पहुँच पा रहे हैं इस चीज़ में। बांझपन जो है एक बहुत ऐसे देखा जाता है, महिला को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपके पास जब आती हैं महिलाएं तो किस तरह की, आप डॉक्टर होने के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें उनको समझानी पड़ती होंगी, कैसा अनुभव रहा है आपका? देखिए, सबसे बड़ी एक इशू आती है कि इंडिया में खासकर निसंतानता को महिला से जोड़ा जाता है ना। अगर कोई निसंतान है तो पहले जनरली महिलाएं ही आती हैं, या तो अपने माँ बाप के साथ या फिर इन लॉज के साथ, वही उनका इलाज करने आते हैं, है ना।
और उनके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा होता है बच्चे को लेके, लेकिन ये चीज़ समझना होगा कि दिक्कतें दोनों में हो सकती हैं। इसीलिए कभी भी इन दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अपना इलाज करना चाहिए। और महिलाएं बहुत सारी हैं जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई महिलाएं इनफैक्ट जब बहुत सीवियर कंडीशन होता है तो वो सुसाइडल भी हो जाती हैं। और जो सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में है वहाँ पे निसंतान अगर है तो उनको डिफरेंट ताने दिए जाते हैं। सोशल गैदरिंग से बचती हैं, सोशल गैदरिंग से बचते हैं। वो बच्चे के साथ अगर खेलें तो बच्चे को छूने नहीं देते हैं। हाँ। तो इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना और इसके लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। जब किसी कपल को बच्चा नहीं होता, मुझे नहीं लगता है कि वो झट से IVF या चीज़ों के बारे में जानना, कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद वो IVF तक पहुंचता है। देखिए, पहले तो जैसे मैंने बताया कि अगर 1 साल से लगातार आप साथ में रह रहे हैं हस्बैंड और वाइफ और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाके अपना सही से इलाज, डायग्नोसिस करानी चाहिए कि कारण किस में है, पुरुष में कारण है कि महिला में कारण है। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो उनकी दवाइयाँ चलती हैं। अगर 2 से 3 साल दवाई और जो नॉर्मल नेचुरल मेथड है उसको ट्राई करने के बाद अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको IVF के लिए ट्राई करना चाहिए। अब आते हैं IVF पे। IVF के बारे में मैम बताइए आप। देखिए, IVF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया कहते हैं। IVF को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल बच्चा कैसे लगता है। हाँ। किसी भी महिला को जिसको लगातार हर महीने मासिक धर्म आता है, तो मासिक धर्म के जिस दिन आता है वो उसका पहला दिन होता है और पहले से 14वें दिन के अंदर महिला के अंदर एक अंडा होता है जो बड़ा होता है और फूटता है, और महिला के अंदर एक नली होती है जो उस अंडे को कैच करती है। और ठीक वही समय होता है जब अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो पुरुष में पानी होता है जिसमें बीज होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और वो स्पर्म महिला के अंदर जाता है, बच्चेदानी के थ्रू उस नली में जाता है। और महिला की नली, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उस ट्यूब के अंदर एक अंडा और एक बीज मिलता है तो बच्चे की उत्पत्ति होती है। वहाँ से एम्ब्रियो वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है और 6 दिन बाद वो एम्ब्रियो बच्चेदानी में आके चिपकता है और 9 महीने में बच्चे का रूप लेता है। IVF से पहले किस तरह के टेस्ट होते हैं? देखिए, अब IVF से पहले ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है, निसंतानता का क्या कारण क्या है और क्या उस कपल को IVF की ज़रूरत है भी कि नहीं है ना। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अंडे, महिला के अंदर अंडे कितने बचे हुए हैं, है ना, उस एज के हिसाब से महिला में बच्चे लगाने वाले अंडे कितने बचे हुए हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा महिला की बच्चेदानी कैसी है उसको हम अल्ट्रासाउंड से टेस्ट करते हैं। AMH एक जांच होता है जो महिला के अंडे के बारे में बताता है, और HSG या SSG ट्यूब का कंडीशन बताता है। हस्बैंड में सिर्फ एक जांच होती है उसके पानी की, जिसको हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं। इन 4 जांचों से 90% केस में हम पता कर सकते हैं कि कारण किस में है। बहुत अच्छे तरीके से आप बता रही हैं मैम। तो जब आपके पास आते हैं लेडीज़ तो फिर भी अपनी बात खुलकर कह लेती होंगी, लेकिन पुरुष कितना सहयोग करता है? जैसे मैंने कहा कि इनफर्टिलिटी को जनरली क्योंकि महिला से जोड़ा जाता है, तो कई बार पुरुष को ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है कि हाँ मेरे अंदर प्रॉब्लम है। तो हमें कई बार मरीज़ को काउंसलिंग करना पड़ता है कि देखिए, उनको समझाना पड़ता है। इसीलिए मरीज़ जब आते हैं तो हम उनको पूरे प्रॉपर एक छोटी सी क्लास लेके इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है यहाँ पे। तो जब कपल को ये समझाते हैं कि हाँ 50% केस, जो कि बहुत बड़ा कारण है, 10 में से 5 में पुरुष में ही दिक्कत होती है, और महिला में तो बहुत सारी जांचें करनी है। पुरुष में सिर्फ एक जांच है सीमेन एनालिसिस, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो बच्चा नहीं लग रहा है उसमें पुरुष का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। स्पर्म काउंट के दिखाना होता है, उसकी गतिशीलता देखनी होती है और गुणवत्ता देखनी होती है। इससे हम पता कर सकते हैं कि पुरुष का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। अच्छा, ये एक जो पूरा प्रोसेस होता है, ये आप डॉक्टर होने के साथ साथ कंसल्टेंट भी हैं, ये एक टीम वर्क होता है। आप महिला की और पुरुष की पूरी जांच करते हैं, पूरी चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद पीरियड्स के हिसाब से उनका इलाज चलता है। तो ये प्रोसेस कितना लंबा होता है? IVF के प्रोसेस में, IVF देखिए जैसे मैंने बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया, ये क्या है, शरीर में किसी भी वजह से आपकी ट्यूब में वो बच्चा नहीं बन पा रहा, चाहे अंडे की प्रॉब्लम हो, चाहे हस्बैंड में बीज नहीं हो, चाहे ट्यूब काम ना कर रही हो, तो वही काम को हम बाहर मिमिक करते हैं। तो IVF एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ना।
हम महिला को कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन्स लगाते हैं उसके पीरियड के सेकेंड डे से। ऑन एन एवरेज 9 से 10 इंजेक्शन्स उसको लगते हैं। अच्छा। और उनके अंडों को उस इंजेक्शन से बड़ा किया जाता है। अच्छा। फिर एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जिसमें थोड़ी देर के लिए महिला को नींद दिला के उन अंडों को हम शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और पुरुष के बीज को निकालते हैं और बाहर लैब में ही अंडे और बीज को मिलाते हैं, जिसको हम इक्सी की प्रक्रिया कहते हैं। और 3 से 6 दिन तक बच्चे को बाहर लैब में रखते हैं। बच्चा कल्चर होता है और जो बच्चे सरवाइव करते हैं उसमें से 1 या 2 बच्चे को हम महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपण करते हैं और एक्स्ट्रा बच्चों को अपने पास फ्रीज कर लेते हैं। क्या ये जो प्रोसेस है इसमें महिला को दर्द भी होता है? देखिए, लोग समझते हैं कि आईवीएफ एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ अब एक ओपीडी प्रोसीजर जैसा हो गया है। अच्छा। किसी भी दिन एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है या आपको अपना काम धाम छोड़ के कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा पहले 10 दिन का प्रोसेस होता है, पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन्स लगते हैं। अब वो इंजेक्शन्स जो है, कोई जैसे डायबिटिक लोग इंसुलिन के पतले पतले इंजेक्शन्स आते हैं, वैसे ही इंजेक्शन्स होते हैं जो महिलाएं खुद भी हम दे सकते हैं। महिला खुद भी अपना सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंजेक्शन्स का। और जो पिकअप का प्रक्रिया होता है वो थोड़ी देर के लिए सीडेट करते हैं। तो पूरे प्रक्रिया में, और जब हम बच्चा डालते भी हैं वो भी प्रक्रिया एकदम नॉर्मल। आए आप ट्रांसफ़र वाले दिन हमने बच्चा आपके अंदर डाला और आप घर चले जाते हैं। तो इट्स लाइक एन ओपीडी प्रोसीजर, किसी भी दिन एडमिट नहीं होना। अच्छा, उसके बाद घर जाने के बाद भी क्या आपको ऑन बेड रहना रहता है? किसी तरह के प्रिकॉशन लेनी होती है? देखिए, आईवीएफ में भी बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि हर केस अलग होता है। हर केस अलग होता है, लेकिन एक जनरल नोशन लोग समझते हैं कि आईवीएफ है, बच्चा डाल दिया तो अब हम बिस्तर पकड़ लेंगे, बिल्कुल, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। रीसेंट स्टडीज़ यही पाई गई हैं कि जो महिलाएं आईवीएफ करने के बाद अपना रूटीन काम करती हैं उनमें बच्चा लगने का चांस 14% ज़्यादा है, ना कि वो महिलाएं जो कि बिस्तर पे आ जाती हैं। इसलिए एक्टिव रहना है। झुक के कोई काम नहीं करना होता है कि झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बाकी या पानी से भरी बाल्टी। हाँ, भारी जो आप अर्ली प्रेगनेंसी में जो महिलाएं नेचुरली भी कंसीव करती हैं तो हम उनको बोलते हैं ना, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या भारी सामान ना उठाएं, झटके वाली जर्नी ना करें, बस उन्हीं बातों का ध्यान देना। मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके, आईवीएफ एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और पूर्वांचल जहां अभी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, तो वहाँ पर इस तरह का काम को लेकर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कितने लोग खुल के अपनी बात रखते हैं या बहुत सालों बाद आते हैं, जबकि आप उनको बोलती होंगी तुम्हें और पहले आना था? ये सिनेरियो मेरे साथ बहुत बार होता है, जब मरीज़ मेरे पास उस समय आता है जब उसके ऑलरेडी अपनी कंडीशन ऐसी हो चुकी होती है जहाँ पे आईवीएफ में भी मदद करना मुश्किल हो जाता है। आईवीएफ में भी मुझे बच्चे एम्ब्रियो बनाने के लिए एग और स्पर्म चाहिए, और महिला की जो फर्टिलिटी होती है वो एज से रिलेटेड होती है। तो 20 से 30 साल के तक तो अंडे बहुत अच्छे निकलते हैं। 30 से 35 साल में अंडे की गुणवत्ता और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज़ होती है, और 35 के बाद बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा कि किसी भी प्रक्रिया का सफलता दर तभी बढ़ा सकते हैं जब उसको हम सही समय पे करें। एक क्वेश्चन मैम, जैसे अभी लेडीज़ का आपने बताया कि मान के चलते हैं लोग कि इनके में प्रॉब्लम होगी, तो आपका जो अनुभव रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि पुरुष में, पति में भी दिक्कत है, तो कितना रेशियो रहता है? कई बार कितना रेशियो हस्बैंड का हो जाता है? कितना केसेस आपने कैसे देखिए, अभी आप ये समझिए कि 50% केसेस में पुरुष जो है निसंतानता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत अहम बात आप बता रही हैं मैम, जबकि लोग लेडीज को मानते हैं। और पुरुषों में भी अब पहले के ज़माने में जो स्पर्म काउंट था, पहले 60-70 मिलियन नॉर्मल स्पर्म काउंट आता था, अब वही चीज़ घट के 15 या 20 मिलियन हो गई है। वही हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, खाना पीना, और अगर ऐसा है सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, अल्कोहल, स्मोकिंग, खाना हम पोल्यूटेड ले रहे हैं, पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सब कारणों की वजह से पुरुष में भी निसंतानता का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आईवीएफ से पहले मैम आप बहुत कोशिश करती होंगी कि नेचुरल, आप कितना मतलब क्या क्या इस दौरान उनको आप सहूलियत देती हैं, किन चीज़ों से बचने की सलाह देती हैं? देखिए, मैं हर कपल को यही एडवाइस करती हूँ कि पहले तो सही समय पे अपना वक्त रहते जो है अच्छे डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस बनाएं, है ना, कि कारण किस में है। अगर पुरुष में कारण है तो पुरुष का इलाज चलेगा, अगर महिला में कारण है तो महिला का इलाज चलेगा। अगर हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, महिला को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और पुरुष में भी स्पर्म फैक्टर ठीक आता है, तो पहले हम नेचुरल तरीके से ट्राई करते हैं। 2 से 3 साल नेचुरल ट्राई करने के बाद अगर उनको सफलता नहीं मिलती तो हम एक और प्रक्रिया होता है जिसको हम IUI कहते हैं, अच्छा। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, उसको ट्राई करते हैं।
वो भी एक बहुत सिंपल टेक्निक होती है जिसमें हम पुरुष के बीज को लेके उसको अच्छा करते हैं, थोड़ा गाढ़ा करते हैं और महिला के अंदर डाल देते हैं। तो अगर किसी में सिर्फ पुरुष का प्रॉब्लम है, महिला एकदम ठीक है, पुरुष के बीज थोड़े कमजोर हैं, तो उनको आईयूआई से भी प्रेगनेंसी लग जाती है। क्या पुरुष जो पति होते हैं वो इलाज के दौरान आनाकानी करते हैं? कई बार उनका ईगो प्रॉब्लम आता है। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है जो हमारे पूर्वांचल साइड में खासकर बिल्कुल कि अगर पुरुष के शुक्राणु कम आते हैं तो उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर यहीं पे रोल आता है काउंसलिंग का, है ना। मरीज को ये क्यों है? क्योंकि जानकारी का अभाव है। जब आप सही समय से मरीज को पूरा बैठा के जानकारी देंगे कि हाँ ये दिक्कतें हैं, इस तरह से है, तो फिर मरीज कोऑपरेट करते हैं। अब आते हैं मैम, आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना है? कितने दंपति हैं जो आईवीएफ टेक्निक के जरिए माता पिता बनने में सफल होते हैं? देखिए, आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट आईवीएफ में होता है कि महिला की एज क्या है। जो जितनी कम एज में कराते हैं उसमें उनका चांस बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ है कि आप किस वजह से आईवीएफ करा रहे हैं। अगर आपका ट्यूब बहुत ख़राब है या बच्चेदानी बहुत ख़राब है तो सक्सेस रेट कम हो जाता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किस लैब से आप करा रहे हैं, उस लैब का अपना सक्सेस रेट क्या है, वहाँ पे बच्चे के ग्रोथ का कंडीशन कैसा है, इस पे भी निर्भर करता है। पहले के ज़माने से अब आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत हद तक बढ़ गया, क्योंकि अब बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिससे हम आईवीएफ के सक्सेस रेट को बढ़ा चुके हैं। और अब एक एवरेज सक्सेस रेट कम से कम हर 10 में से 6 या 7 कपल को प्रेगनेंसी लग जाती है। ये अहम बात बताई आपने कि 70% चांसेस है कि वो माता पिता बन सकते हैं। अब आता है आईवीएफ में कितना समय सीमा और खर्च की बात, कि उसको जो है कपल वहन कर सकें, तो कितना खर्चा आता है और समय सीमा कितने दिनों तक और कितनी बार आईवीएफ की प्रोसेस करा सकते हैं। देखिए, आईवीएफ में ये भी एक मुख्य कारण होता है। लोग समझते हैं आईवीएफ बहुत ही कॉस्टली है, उनके बजट में नहीं है। ये भी एक प्रमुख कारण होता है कि लोग आईवीएफ नहीं करा पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, पहले से अब आईवीएफ का कॉस्ट, पहले जो ड्रग्स हम यूज़ करते थे, इंजेक्शन्स यूज़ करते थे, ये सब बाहर से आते थे। अब इंडिया में ही अब मरीज़ को बहुत दूर दूर जाना नहीं है, हर आसपास में आईवीएफ का सेंटर है। और आईवीएफ का जो कॉस्ट होता है वो भी मरीज़ के रिपोर्ट्स पे डिपेंड करती है। ऑन एन एवरेज एक आईवीएफ साइकिल में 1.5 लाख के राउंड का खर्चा आता है। अच्छा, खर्चा 10-20 हज़ार कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की रिपोर्ट कैसी है। मेट्रो सिटीज़ में ये खर्चे बढ़ते मेट्रो सिटीज़ में फिर वही है कि अब वो खर्चे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। आप दूर जाएंगे तो मरीज़ फिर अपना सारा खर्चा देखता है, जाना आना रहना सब कुछ खर्चा होता है। मैम, आईवीएफ के बाद जब बच्चा गोद में आता है उससे जुड़े कुछ एक्सपीरियंसेस? देखिए, ये एक खुशी है जो शायद अनुभव ही किया जा सकता है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन मेरे लिए जो मेरा जीवन का सार है वो यही है। मैं इतना अपने मरीज़ के लिए जो मेहनत करती हूँ वो उस एक पल के लिए करती हूँ जब हम उसको रिपोर्ट बताते हैं। वो कपल जो 7 साल 8 साल ऑन एन एवरेज, मैंने बताया 10 साल के ही कपल हैं जो मेरे पास पहुँच पाते हैं। 10 साल बाद 12 साल बाद जब उनको ये न्यूज़ मिलता है कि उनको प्रेगनेंसी लग गई है ना, तो वो खुशी के ही आंसू होते हैं, है ना। और महिला जो है और पुरुष दोनों ही उस खुशी को अनुभव करते हैं। और डॉक्टर होने के साथ साथ आप उनके फैमिली मेंबर जैसे उनसे कनेक्ट हो जाती होंगी। जितना जब उनको खुशी होती है तो हर कोई, जो मेरा पूरा क्लिनिकल स्टाफ है, जो मेरी पूरी टीम है, वो भी खुश होते हैं। और हम लोग हर कपल जो कंसीव करते हैं उनके खुशी में शामिल होते हैं। आपका जो ये टीम वर्क है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे, शुरुआत से लेकर बच्चा गोद में आने तक का। आईवीएफ में टीम वर्क होता है, क्योंकि जब निसंतान जोड़ा आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें होता है काउंसलिंग। वो इतना हताश पहले ही होता है, निराश होता है कि पता नहीं उनको बच्चा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत जगह जाके ऑलरेडी थक चुके होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो काउंसलिंग का है, कि आप, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं है कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे उनको बच्चा लग सकता है, शादी के 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी। तो उनको ये चीज़ सबसे पहले एक धैर्य दिलाना होता है कि वो विश्वास बनाए रखें, अपनी तरफ से वो अपने खाने पीने पे ध्यान दें, बाकी काम डॉक्टर पे छोड़ दें कि डॉक्टर अपना उस चीज़ को देखेंगे। तो एक काउंसलिंग वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो इलाज होता है, इलाज क्योंकि एक दिन का होता नहीं है, 3 महीने का इलाज होता है। तो मेरा काम है मरीज़ को का बच्चा बनाना। बच्चे बनाने के बाद एक लैब होता है, आईवीएफ लैब, जिसमें बच्चा कल्चर होता है। भ्रूण वैज्ञानिक या एम्ब्रियोलॉजिस्ट का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, कि वो जो आपके एग्स और स्पर्म को लेके बच्चे को बना रहे, एम्ब्रियो को कल्चर कर रहे हैं,
उसका कंडीशन कैसा है, वो कैसा वर्क कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है वो एक टीम वर्क है, वो किसी एक का वर्क नहीं है। मैम सवाल ये है कि जो नेचुरली बच्चे पैदा होते हैं और जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होते हैं, क्या दोनों के हेल्थ में डिफरेंस होता है? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आईवीएफ मतलब बच्चा लैब में बना है तो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ एक असिस्टेड टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी नहीं है। आईवीएफ में सिर्फ जो काम महिला के शरीर के अंदर नहीं हो रहा है उसमें मदद कर रहे हैं। एक बार मैंने भ्रूण डाल दिया, उसके बाद बच्चा नेचुरली ही पलता है महिला के कोख में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो आईवीएफ से जन्मे बच्चे हैं और जो नेचुरली बच्चे हैं उनमें वो बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल नेचुरल बच्चे की तरह ही होते हैं, और जो आईवीएफ से कंसीव बच्चे हैं वो आगे जाके नेचुरली माँ बाप बन सकते हैं। मैम कई बार होता है कि इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो जुड़वा बच्चे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्या? देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब जब हम महिला का एम्ब्रियो या भ्रूण तैयार करते हैं तो हम महिला में जनरली 2 भ्रूण डालते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि महिला का एज क्या है, महिला का मेडिकल कंडीशन क्या है। अगर महिला यंग होती है, 35 साल से कम होती है, तो नॉर्मली हम लोग 2 एम्ब्रियो डालते हैं। और अगर एक बच्चेदानी एक बच्चे के लिए अच्छा है तो दूसरे बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। तो 10 में से 6 बार ऐसा होता है कि दोनों बच्चे लग जाते हैं, इसीलिए जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने डाला ही 2 बच्चा है। मैम जैसा अभी आपने बताया कि लेडीज मतलब पति और पत्नी दोनों की जांच होती है। सपोज करिए कि पति नहीं है कि वो पिता बन सके, इस योग्य नहीं है, तो इस केस में किस तरह से आप काउंसलिंग करती हैं और बताती हैं कि अभी भी आप माता पिता बन सकते हो दूसरे तरीके से? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो बताते हैं कि हस्बैंड का काउंट नील है, उनका शुक्राणु नील है, और जनरली बाहर क्या होता है, उनको बोल दिया जाता है कि आप बैंक से बीज ले लीजिए और उसको डलवा लीजिए, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को कह रहे हैं कि आपको अपना बच्चा नहीं हो सकता है ना। लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जहाँ पे अगर आपका काउंट नील भी है तब भी आप खुद के शुक्राणु से माता पिता बन सकते हैं। टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन एक टेक्निक होती है जिसमें पुरुष के अंदर कहीं भी बीज होगा, अगर वो बाहर नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बीज नहीं बन रहा है, अंदर उसके कहीं भी बीज बन रहा होगा। अगर अंदर बीज बन रहा है तो हम वहाँ से उस बीज को उठा के बच्चा बना के महिला में डाल सकते हैं, और टेसा या स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक से वो नील स्पर्म वाले भी खुद से माँ बाप बन सकते हैं। तो बांझपन एक ऐसी समस्या है कि लोग कुछ ही दिनों में परेशान होकर झाड़ फूक, पूजा पाठ, ताबीज और इन सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो चलते चलते आप निसंतान दंपतियों को क्या सलाह देंगी? देखिए, मैं अपने सारे जो भी हमारे दर्शक हैं और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके आसपास कोई भी ऐसा कपल है जिसको जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो निसंतानता से ग्रसित हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि सबसे पहले तो एक अच्छे निसंतानता स्पेशलिस्ट से जाके अपना कंसल्टेशन कराएं और अपना सही से इलाज स्टार्ट कराएं। अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है, हर निसंतान कपल को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती, 10 में से 2 ही ऐसे होते हैं जिनको आईवीएफ की ज़रूरत होती है। तो तरीके बहुत सारे हैं। अगर आप सही समय पे जाएंगे, अगर सब कुछ रिपोर्ट अच्छी है तो हो सकता है नेचुरली कंसीव आप कर जाएं, दवाइयों द्वारा और कुछ इलाज से कंसीव कर जाएं। और अगर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर ऐसी हैं जिसमें आईवीएफ ही ज़रूरत है, तो उसमें भी लेट ना करें, फिर आईवीएफ जल्दी से जल्दी कराएं। तो सही समय पे अगर आप सही इलाज करेंगे तो आपके घर में भी किलकारियाँ आएंगी। सही समय पे सही इलाज करेंगे तो आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। और डॉक्टर नेहा, आपने बहुत अच्छे तरीके से आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और निसंतान दंपतियों को एक आशा बंधाई कि आप भी माता पिता बन सकते हैं। ऐसे ही खास और दूसरे कार्यक्रमों को देखने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। धन्यवाद।